नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, जिनकी सहायता से अपन फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने पास में है, जब एक स्लत कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है तब डीपीडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि डीपीडी जो है वो होती क्या है। डीपीडी आप किसको कहते हैं। तो बेटा डीपीडी जो होती है ये आपकी होती है ओपी, और ओपी में से जब आप क्या घटा देते हो टीपी, तो ये मान क्या कहलाता है डीपीडी। इसको चूषण मान भी कहते हैं, चूषण दाब कहते हैं, या विषण दाब जो है न्यूनता भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया स्लत कोशिका जो होती है, स्लत कोशिका को यदि आप, स्लत कोशिका मतलब कोशिका जो है पहले ही अपने सामान्य संरचना जो है उससे डाउन जा चुकी है, इसको यदि आप अति प्रासरी विलयन में रखोगे तो जल कोशिका से बाहर जाएगा, यानी कि बहिप्रासरण होगा। कौन सा प्रासरण होगा? बहिप्रासरण होगा। और जब मेरे पास में बहिप्रासरण होता है तो भैया बहिप्रासरण होने पर कोशिका कैसी हो जाएगी? जीव द्रव्य कुंचित। ध्यान देने वाली बात है, जीव द्रव्य कोशिका का कैसा हो जाएगा? कुंचित होगा। और देखो जीव द्रव्य यदि कुंचित हो रहा है, इसका मतलब है कि टीपी का मान कितना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी श्लथ कोशिका के लिए, किसी श्लथ कोशिका के लिए टीपी जो है वो किसके बराबर होता है? टीपी होता है बेटा ओपी के बराबर। किसके बराबर होता है? ओपी के बराबर। किसी स्फीत कोशिका के लिए टीपी होता है 0। स्लत कोशिका के लिए टीपी कितना होता है? स्लत कोशिका के लिए आपका टीपी जो है बेटा वो होगा, स्लत कोशिका के लिए जो है आपका टीपी हो जाएगा 0। स्लत कोशिका के लिए डीपीडी कितना हो जाएगा आपका डीपीडी जो है, एक मिनट, आपका डीपीडी जो है वो ओपी के बराबर हो जाता है, क्योंकि ओपी में से टीपी घटाना है। स्लत कोशिका के लिए टीपी का मान 0 है। ठीक है, तो डीपीडी कैसा हो जाएगा? ओपी हो जाएगा। फिर यदि मैं बात करूं स्फीत कोशिका की, तो बेटा स्फीत कोशिका के लिए जो है टीपी किसके बराबर होता है? ओपी के बराबर होता है। अब इस कोशिका के लिए डीपीडी कितना होगा? इस कोशिका के लिए बेटा डीपीडी कितना होगा? इस कोशिका के लिए डीपीडी जो है वो ओपी में से टीपी घटाओगे, दोनों बराबर हैं, तो क्या मान आएगा? 0। यानी कि आपकी किसी स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, वहीं जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए कितना होगा? भैया जब जीव द्रव्य कुंचित होती है कोशिका, तो उसके लिए टीपी जो है, टीपी का मान हो जाता है ऋणात्मक। कैसा हो जाता है? ऋणात्मक। अब जब आप डीपीडी निकालोगे तो डीपीडी में देखो ओपी माइनस फिर ऋणात्मक टीपी, जब ये खुलेगा तो इसका मान हो जाएगा ओपी प्लस टीपी। इसीलिए जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए डीपीडी का मान सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? ओपी प्लस टीपी होता है। चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने पूछा था कि अति प्रासरी विलयन में रखोगे तो डीपीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अति प्रासरी विलयन में रख रहे हैं, बहिप्रासरण हो रहा है, कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो रही है। भैया जब कोशिका जीव द्रव्य कुंचित हो रही है तो डीपीडी का मान कितना होगा? ओपी प्लस टीपी होगा। यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चलो, जब कोई शुद्ध जल में कोई विलय मिलाया जाता है तो उसके जल विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भैया जल विभव का मान पहली बात तो ऋणात्मक होता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब कोई शुद्ध जल आप लेते हो तो उसका जल विभव कितना होता है? शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। कितना होता है? 0। अब मैं कह रहा हूं कि जल विभव का मान हमेशा कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। तो भैया जब आप इसमें कोई विलय मिलाओगे तो शुद्ध जल का जल विभव जो है वो 0 है। जब इसमें विलय मिलाओगे तो जल विभव क्या होगा? घटेगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अगले क्वेश्चन की बात करें तो C4 पौधों में वातावरण से आने वाली CO2 का प्रथम ग्राही कौन सा अणु होता है। बहुत ही सिंपल सी बात आपको पूछी है। क्या बात आपको पूछ रहा है? आपको ये पूछ रहा है कि C4 प्लांट्स के अंदर पहला CO2 ग्राही कौन है। देखो चारों की बात करते हैं।
रूबिस्को। बेटा रूबिस्को जो है ये एंजाइम है, C3 प्लांट्स में CO2 जोड़ने का काम करता है। फिर आपको दे रखा है RUBP। RUBP क्या होता है? ये C3 प्लांट में CO2 ग्राही है। किसमें? C3 प्लांट में क्या है? CO2 ग्राही। फिर आपको दे रखा है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या होता है? तो देखो फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये होता है C4 पादपों में प्रमुख CO2 ग्राही। कौन है भाई? PEP या फोस्फोइनोल पाइरुवेट। यही क्या है? यही आपका C4 पादपों में CO2 का ग्राही है, प्रथम ग्राही है। फिर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये क्या होता है? ये भैया C4 प्लांट्स और केम प्लांट्स, इन दोनों प्लांट्स में प्रथम उत्पाद कौन है? ये एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो आपके पास में C4 प्लांट्स में CO2 का प्रथम ग्राही कौन हो जाएगा? PEP हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। वायवीय श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो देखो कोशिका दरों में संपन्न होने वाली क्रिया कौन सी है? ये है भाई ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी क्रिया है? ग्लाइकोलाइसिस। ये है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फिर आपका क्रेब्स चक्र कहाँ होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जिसको क्या कहते हो आप? क्रिस्टी कहते हो। क्या कहते हो? क्रिस्टी कहते हो। इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं भैया? F0 F1 कण होते हैं। कौन से कण हैं? F0 F1 कण। और यहां पर क्या होता है? यहां पर ETS होता है। क्या होता है? ETS। ठीक है, फिर बात करें हरित लवक। हरित लवक भैया श्वसन में काम नहीं आता। हरित लवक कहां पे काम आता है? हरित लवक आपको काम आता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि क्वांटासोम की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो बेटा क्वांटासोम जो है वो क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं? तो हरित लवक के ग्रेना के थैलेकोइड नामक जो संरचना होती है, उस संरचना के ऊपर पाए जाने वाले कण क्या कहलाते हैं? क्वांटासोम कहलाते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? पार्क और बिगिंस ने की थी। फिर हम बात कर लेते हैं भाई नीचे वालों के बारे में। ब्लेकमैन जो है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो ब्लेकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया बताई थी। कौन सी अभिक्रिया? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ध्यान रखना है भाई, अप्रकाशिक अभिक्रिया किसने बताई थी? ब्लेकमैन ने बताई थी। ठीक है, केल्विन ने क्या दिया था आपको? C3 साइकिल दिया था। और हेच और स्केल ने क्या दिया था आपको? C4 साइकिल दी थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वसा के ऑक्सीकरण के लिए श्वसन गुणांक का मान सामान्यतः कितना होता है? देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछता, क्या पूछता? कार्बोहाइड्रेट, तो श्वसन गुणांक कितना होता भैया? कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक होता 1। वसा के लिए कितना होता है? 1 से कम होता है। प्रोटीन के लिए भी 1 से कम होता है। 1 से अधिक कब होता है? कार्बोनिक अम्लों के लिए 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से शुद्ध रूप से कितने एटीपी निर्मित होते हैं? तो भैया देखो आपके पास में अवायवीय श्वसन के दौरान 2 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। वहीं आपके पास में वायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। C3 चक्र में CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा? यानी ये आपको पूछ रहा है कि भैया यहां पर C3 साइकिल में पहला उत्पाद कौन बनेगा? तो देखो C3 साइकिल में पहला उत्पाद कौन सा होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। कौन सा अम्ल है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, PGA। ठीक है, और अभी अभी आपको बताया भैया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा? C4 में और केम प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये C3 प्लांट में CO2 ग्राही है। क्या है? पहला CO2 ग्राही है। PEP क्या है?
ये C4 प्लांट में क्या है, CO2 ग्राही, ठीक है। ये है C3 प्लांट्स में और ये है C4 प्लांट्स में। फिर आगे बात करते हैं, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान प्रदान और हवा की शुद्धि को समझाने के लिए बेलजार प्रयोग किसने किया था? भैया बेलजार प्रयोग किसने किया था? ये किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। बेलजार प्रयोग से इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि हवा जो है उसको शुद्ध करना किसकी देन है? प्रकाश संश्लेषण की देन। रॉबर्ट हिल ने आपको क्या बताया? तो भैया ध्यान रखोगे, रॉबर्ट हिल ने आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया बताई। कौन सी अभिक्रिया बताई है? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। फिर इमर्सन ने आपको क्या बताया? इमर्सन ने आपको रेड ड्रॉप इफेक्ट बताया, ठीक है। मेके ने आपको क्या बताया? मेके ने आपको थैलेकोइड नाम दिया भी। कौन सा नाम दिया है? थैलेकोइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूबेन और उनके साथियों द्वारा किए गए O18 प्रयोग में किस प्रकाश संश्लेषी जीव का प्रयोग किया गया? अच्छा, रूबेन और उसके साथियों ने क्या प्रयोग किया था? देखो, एक साइंटिस्ट थे वोन नेल। वोन नेल ने क्या बताया? वोन नेल ने बताया कि भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो ऑक्सीजन जल से ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो जल काम आता है, उस जल से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन ही प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन होती है। इसी बात को सिद्ध किया किसने? रूबेन और उसके साथियों ने। इन्होंने ऑक्सीजन 18, ऐसा ऑक्सीजन जिसका आपके पास में परमाणु भार कितना है? 18 है। ऑक्सीजन का ऐसा समस्थानिक काम में लिया और वो समस्थानिक जल के रूप में काम में लिया। आगे चल करके इन्होंने जब मुक्त ऑक्सीजन देखी तो वो भी कैसी थी? O18 वाली थी, ठीक है। इन्होंने कौन से प्लांट पे काम किया? तो बेटा इन्होंने काम किया क्लोरेला पे। किस पे काम किया? क्लोरेला के ऊपर इन्होंने काम किया। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व जो है वो मदद करता है? तो देखो भैया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करने वाला है मोलिब्डेनम, ठीक है। वहीं आपका कॉपर जो है वो कहाँ काम आता है? ये काम आता है ईटीएस और साथ में प्रकाश संश्लेषण। इन दोनों प्रोसेस के अंदर आप एक नाम पढ़ते हो, प्लास्टोसाइनिन। और यही प्लास्टोसाइनिन जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कॉपर देखने को मिलता है। जस्ता कहाँ काम आता है? ये काम आता है बेटा IAA। ये एक क्या है? ऑक्सीजन है। इसके संश्लेषण में कौन काम आता है? इस ऑक्सीजन के संश्लेषण में आपको जस्ता काम आता है। फिर आपको पूछे बोरोन कहाँ काम आता है? तो पराग नली के अंकुरण में, पराग नली के अंकुरण में कौन काम आता है भाई? बोरोन काम आता है, ठीक है ना। तो ये चारों बातें हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, फलों को पकने से रोकने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? आपको फलों को पकाना नहीं है, क्या करना है? फलों को पकने से रोकना है, ठीक है। कौन सा हार्मोन काम में लोगे? देखो भैया, सबसे पहले तो एथिलीन। ये क्या है? ये फल पकाने वाला है। इसका काम क्या है? इसका काम ही यही है, ये फलों को पकाता है, फल पकाना। ये किसका काम है भैया? ये काम है एथिलीन का। एब्सिसिक एसिड जो होता है इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो तनाव हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हो? तनाव हार्मोन कहते हो, ठीक है। फिर साइटोकाइनिन जो है ये भैया फलों को पकने से रोकता है क्योंकि ये कोशिका विभाजन करवाता है। ऑक्सीन क्या करता है? ऑक्सीन जो है वो लंबाई में वृद्धि करवाता है। किसमें वृद्धि करवाता है? लंबाई में वृद्धि करवाता है। वृद्धि हार्मोन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि बीज रहित फल पैदा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? देखो, बीज रहित फल पैदा करने के लिए आप ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र है इसको देने वाले आपके पास में 3 लोग थे। पहला था आपके पास में एम्बडेन, दूसरे थे मेयर, होप और तीसरे थे पार्न्स।
तो इन तीनों के नाम पे आप ग्लाइकोलाइसिस को और किस नाम से जानते हो? EMP पाथवे के नाम से जानते हो। TCA चक्र किसको कहते हैं? TCA चक्र आप कहते हो भैया करेब्स चक्र को। किसको कहते हो? करेब्स चक्र को TCA चक्र कहते हो। C3 साइकिल आपको पता है कौन सा साइकिल है? ये केल्विन चक्र है, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। केल्विन चक्र को ही आप क्या कहते हो? TCA साइकिल कहते हो। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होती है, इसकी शुरुआत हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये अभिक्रिया होती है बेटा लिंक रिएक्शन, और इस अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद कौन सा है? ये है एसिटाइल कोएंजाइम। कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम। सिट्रिक अम्ल जो है ये आपके पास क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला उत्पाद है सिट्रिक अम्ल। फिर अभी ETS में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन है? तो ETS में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही होती है ऑक्सीजन। पौधे की जड़ें मिट्टी से मुख्य रूप से किस प्रकार के जल का अवशोषण करती हैं? केशिका जल का अवशोषण किया जाता है। जड़ों द्वारा जल अवशोषण का मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है? भैया जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, जड़ में जल अवशोषण कहां से होता है? मूल रोमों से होता है। मूल गोप क्षेत्र क्या करता है भाई? सुरक्षा का काम करता है। किसका काम है? सुरक्षा का काम करता है। दीर्घीकरण क्षेत्र जो है वो लंबाई बढ़ाता है, और कोशिका विभाजन क्षेत्र नई कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, तो जल का अवशोषण कहां से होता है? मूल रोम से। अगले क्वेश्चन की बात करें, जल अवशोषण का सिम्प्लास्ट पथ किसे कहते हैं? जल अवशोषण का सिम्प्लास्ट पथ जो है वो किसे कहते हैं? भैया सबसे पहले तो सिम्प्लास्ट पथ जो है वो सजीव होता है। कैसा होता है? सजीव होता है। तो ये लो, ये रहा ऑप्शन। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से सजीव जीव द्रव्य द्वारा जल की गति। जब सजीव पाथवे होता है उसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। जब पाथवे निर्जीव होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम एपोप्लास्ट कहते हैं। कौन सा प्लास्ट कहते हैं? एपोप्लास्ट कहते हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ऊंचे वृक्षों में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे सर्वमान्य और आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? तो देखो, गोड-लेवस्की का रिले पंप सिद्धांत जी नहीं, यहाँ पर डिक्सन और जोली का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं सहसंजक बल सिद्धांत, या इसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत भी कहते हैं, यही सिद्धांत जो है सर्वमान्य है। इसी के अनुसार जल जो है वो ऊंचे वृक्षों में ऊपर चढ़ता है। एक देखिए, आपन ने बीच में क्वेश्चन देखा, कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था आपके पास में कि रुबेन और उसके साथियों ने किसके ऊपर कार्य किए। ठीक है, देखिए बेटा, एक क्लोरेला जो है इसके ऊपर एक और वैज्ञानिक ने काम किया था। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लोरेला के ऊपर काम किया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, केल्विन ने C3 साइकिल के लिए क्लोरेला, और साथ में किस पे काम किया था? इन्होंने साथ में काम किया था भैया सेंट डेसमस के ऊपर। किस पे काम किया था? सेंट डेसमस और क्लोरेला के ऊपर किसने काम किया था? केल्विन ने। कौन सा चक्कर दिया? C3 चक्कर दिया। वहीं जो है, यदि आपको कोई पूछे कि एक और क्वेश्चन था अपने पास में, C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, आपको ये पूछा जाए कि C4 प्लांट्स कौन से होते हैं, तो देखो ध्यान रखोगे, ऐसे प्लांट्स जिन प्लांट्स में पाई जाती है क्रेंज एनाटोमी। कौन सी एनाटोमी? क्रेंज एनाटोमी जिनमें पाई जाती है वो क्या है? वो है आपके पास में, भैया C4 प्लांट्स। कौन से प्लांट्स हैं? C4 प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल के अंदर दो चीजें ध्यान रखोगे, एक तो आपका मक्का और दूसरा आपका गन्ना। इन दोनों का ध्यान रखोगे। C4 जो प्लांट्स होते हैं ये CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, क्रेंज एनाटोमी क्या होती है? क्रेंज एनाटोमी के अंदर भैया जो पौधे की पत्तियां होती हैं इनमें मालाकार कोशिकाएं होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं?
मालाकार सेल्स होती हैं। कहाँ पर? पौधे की पत्तियों में। ये सेल्स भी दो तरह से अरेंज्ड होती हैं। एक तो आपके पास में होता है मीजोफिल। क्या होता है? मीजोफिल होता है भाई। एक तो होता है मीजोफिल और दूसरा होता है आपके पास में बंडल शीथ। क्या होता है? मीजोफिल होता है और बंडल शीथ होता है। कोशिकाएं मालाकार होती हैं। किस में मिलती है? मक्का और गन्ना में मिलती है। कौन सी एनाटॉमी? क्रेंज एनाटॉमी। कौन से प्लांट कहलाएंगे भैया? C4 प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है और उम्मीद करते हैं ये बातें आपके लिए कारगर साबित होंगी। धन्यवाद।